So, good evening, students. Welcome to Dr. Sanjeev Sayur Academy. Our academy is comprising of expert guides. Myself, Dr. Sanjeev Kumar Das, Dr. Akshay Kumar, Dr. Saurav, and Dr. Vikas. Our academy specially providing coaching for AIA PGET, different entrance examinations like Public Service Commission, NTET, exit entrance, entrance for CCRS and RO, and different other kind of competitive examinations. The special thing our academy is providing to all the students that every weekly entrance test series, and that will be computer based, and in every month we'll be getting mega examinations. Then the very special thing that is specially done by executed by Dr. Saurav, that whatever we have taught to all the students in a week, all the details will be discussed in a forum on weekly basis. So thank you so much. So next we will be starting a topic on Shroto Viman, and just listen to it. तो आप लोगों को एक ही चीज तो पता होता है, जैसे कि आप लोग देखो कि अगर डिजीज का प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करें डिस्कशन, आप लोगों को ये पता होता है कि एंट्रेंस एक ऐसा चीज होता है, अगर समझ के चीजों को हम लोग याद रखें तो डेफिनेटली वी विल डू बेटर इन द एंट्रेंस, एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस नॉट ओनली इन द एंट्रेंस बट ऑल्सो इन आवर क्लिनिकल एक्सपोजर. सो बच्चे लोग क्या करते हैं ना, एंट्रेंस के लिए पूरा रट लेते हैं सारे चीजों को, लेकिन कभी भी क्लिनिकल क्वेश्चन कुछ आ जाता है तो बच्चों को ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है. तो हमारे कोचिंग स्पेशली आप लोगों को ये एग्जीक्यूट करेगा. कुछ कोचिंग के साथ साथ ये मतलब ये जो कोचिंग दिया जाएगा इसमें आपको निमोनिक्स दिया जाएगा, इसमें क्लिनिकल बेस्ड केस डिस्कशन किया जाएगा, पेशेंट देखा जाएगा, और सारे ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन करके ही आपको याद रखवा जाएगा, ताकि ऐसा रटा नहीं जाएगा कि आप लोग हाँ रटो, इसको अंडरलाइन कर दिया गया उसको रटो, नहीं, समझा के हम लोग करेंगे. तो ऐसे ही एक चैप्टर है श्रुतो विमान, जो मैं आपके सामने डिस्कशन करूंगा. आपको तो एक ही चीज पता होता है कि भाई जब हम लोगों का डिजीज होता है, आपको ये पता होता है ना, जब हम लोगों को डिजीज होता है, ठीक है भाई, जब हम लोगों को डिजीज होता है तो ये कैसे होता है, तो डिजीज का जो पूरा इवोल्यूशन कैसे रहता है ना, डिजीज का जो पूरा इवोल्यूशन रहता है वो पहले सृष्टि होता है कोष्ठ से. जैसे कि हम लोग अहित आहार विहार सेवन कर लिए, अहित आहार विहार सेवन करने के बाद अपना अग्नि दौर्बल्य हो गया, फिर अजीर्ण हो गया, फिर अजीर्ण से आम सृष्टि हो गया, और वो जो आम था वो कोष्ठ में ही था, और वो आम कोष्ठ ऐसे ही पड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा बॉडी में एक एंटिटी होता है दैट इज कॉल्ड वायु, और वायु क्या करेगा, वो आमों को लेके, वो कोष्ठ से लेके शरीर में, पूरे शरीर में वो स्प्रेड हो जाएगा. तो शरीर में स्प्रेड हो जाने के लिए उसको एक मार्ग चाहिए, और वो मार्ग क्या होता है, कोष्ठ से निकल के आम, जब आम एंड दोष, कोष्ठ से निकल के वायु वो आम एंड उसके साथ जो प्रकोपित दोष थे कफ और पित्त, उनको लेके कोष्ठ से लेके शरीर में विस्तारित करेगा. क्यों लेगा, क्योंकि आपको पता होता है पित्त पंगु कफ पंगु पंगव मलधातव वायु ना जत्र नियंति तत्र गच्छन्ति मेघवत. ये एक श्लोका है, ये सारंगधर जी का है, ये हर बार एंट्रेंस में आता है. इसका रेफरेंस क्या होता है, सारंगधर पूर्व खंड का ये होता है उसका रेफरेंस, क्योंकि कफ और पित्त ये पंगु होते हैं और वायु उनको लेकर जहां फेंकता है वही डिजीज कर देता है. तो मेरा बोलने का तरीका ये होता है कि जब अहित आहार विहार सेवन किए, आम परमेशन हो गया कोष्ठ में, और आम परमेशन होने के बाद ये आम के साथ कफ और पित्त का भी प्रकोपित हो जाता है, और वायु क्या करता है, कोष्ठ से वो प्रकोपित दोषों के साथ आमों को लेके क्या करेगा ना, पूरे बॉडी में स्प्रेड करेगा. तो पूरे बॉडी में स्प्रेड करने के लिए वो वायु को चाहिए अपना एक मार्ग, और वही मार्ग होता है वायु का क्या, स्रोत. वही स्रोत मार्ग से ही वायु उनको लेके जाता है. तो वायु जब वही स्रोत मार्ग से इनको लेके कोष्ठ से डिफरेंट जगह पे जाता है, तो उसी को बोला जाता है दोषणम. कोष्ठ से शरीर गमन, और दोषों को गति बोला जाता है. और दोषों का जो गति होता है ये चरक सूत्रस्थान 17 चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किया गया. उसका एंट्रेंस में भी आता है कि दोष गति कहाँ वर्णन किया गया है, दोष गति कहाँ वर्णन किया गया है. दिस इज ऑल्सो एन रेफरेंस इन एंट्रेंस. दोष गति का वर्णन किया गया है चरक सूत्रस्थान 17 चैप्टर में, वायु का गति, पित्त का गति, कफ का गति. और ये जो दोष का गति होता है, ये दोष ऊर्ध गति होता है, अध गति होता है, तिर्य गति होता है. जैसे ऊर्ध गति अगर मैं बोलूं दोषों का ऊपर की ओर जाता है, जैसे कि मैं रक्त पित्त बोलूं तो ऊपर की ओर जाता है. अधोगति मतलब होता है, तो ये मतलब अधोगत रक्त पित्त हो सकता है, नहीं तो आप लोग ये बोल सकते हो अतिसार भी हो सकता है, ऊर्ध गति में वमन भी हो सकता है, तिर्य गति हो सकता है, ठीक है, दोषों का तिर्य गति भी हो सकता है. ऐसे ऊर्ध्व गति, अधोगति, तिर्य गति, और क्या गति होता है, प्राकृत गति होता है, वैकृत गति होता है, और क्या गति होता है,
कोष्ठ शाखास्थि मर्माणी संधयु, वो दोषो वही कोष्ठ से जाके कोष्ठ तक जाता है, वही कोष्ठ से जाके शाखा को जाता है। शाखा क्या होता है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। और विमान स्थान में वही चीज को डिस्क्राइब किया गया है कि दोष कोष्ठ से वही रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र में ही प्रवेश कर जाता है। जब प्रवेश कर जाता है तो शाखागत यानी स्रोतगत डिजीज क्रिएट कर देता है। ठीक है, ऐसे ही जब ऊर्ध्वगति जाता है तो वमन कर देता है, अधोगति जाता है तो विरेचन कर देता है यानी अतिसार कर देता है, तिर्यक गति जाता है तो अपना आपको पता होता है पुरपुरा कर देता है, एक डिजीज होता है प्लेटलेट काउंट कम होने के बाद। ठीक है, ऐसे प्राकृत गति वैकृत गति दोषों का होता है जो कि ऋतु के अनुसार ये चीज होता है। और दोष जब गति हो जाता है तो ये रास्ते से जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्रोत। ठीक है, तभी तो चरक ने एक स्रोत विमान का स्पेशल डिस्क्रिप्शन किए हैं चरक विमान 5 में, और उसी का कुछ लक्षण चरक सूत्रस्थान 28 चैप्टर में डिस्कशन, चरक सूत्रस्थान 28 चैप्टर का कुछ स्रोतदुष्टि लक्षण भी चरक जी ने अच्छी तरीके से डिस्कशन किए। तो मेरा बोलने का तरीका ये होता है भाई, चरक जी इसको क्यों बोले कि ये जो स्रोत विमान होता है उसका एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू तो सारे चीज होता है जो हम लोग डिस्कशन आज ही कर लेंगे आपको, लेकिन चरक ने इसको वर्णन क्यों किया, चिकित्सा पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या इंपॉर्टेंस है। देखो मैं एक ही चीज बोलता हूं, अब कोष्ठ क्या है, ये जो स्रोत मूल आप देख रहे हो ये अपना कोष्ठ, ये जो आप देख रहे हो ये अपना कोष्ठ है। ठीक है, ये पानी का एक टांकी है, ये अपना है कोष्ठ, और वहीं से 200 प्रकोप हो गया। और ये जो ब्लू कलर का पाइप आप देख रहे हो, ये ब्लू कलर का पाइप का से एक एक टेप लगा हुआ है, पूरा 13 टेप लगा हुआ है। 13 टेप मतलब 13 स्रोतों ही है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, 200 जब मूल स्थान में पहुंचता है, अगर मैं एक ही डिस्कशन आपके साथ करूं कि मान लीजिए ये मैं प्राणव सूतस का डिस्कशन करूं, तो अगर प्राणव सूतस होगा तो उसका मूल स्थान क्या है, हृदय होगा और महाश्रुतस होगा। तो ऐसे ही मान लीजिए ये प्राणव सूतस का मूल है हृदय और महाश्रुतस, और दोष जाके वहीं पे रह गया। हमारा कॉन्सेप्ट तो वही होता है ना, अहित आरबीआर करने के बाद जब आमा फॉर्मेशन होता है, 200 प्रकोप होता है, वो अपना कोष्ठ में ही तो होता है। तो हृदय और महाश्रुतस ये तो कोष्ठ ही होते हैं, तो हृदय और महाश्रुतस ये हो गया, और कोष्ठ में से हम लोग कुष्ठ पुनरुच्चते शरीर मध्य महानिम्न आमोपकाश यानी आमाशय और पकाशय को ज्यादा लिया जाता है। तो ये अगर प्राणव सूतस अगर का डिस्कशन हम लोग करें तो प्राणव सूतस का मूल होगा, ये क्या होगा, हृदय और आमाशय और पकाशय होगा। जब हृदय आमाशय पकाशय में दोष प्रकोपित हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे ये पानी का टंकी से निकला हुआ क्या है, ये पानी का टंकी से निकला हुआ क्या है भाई, पाइप से। ये पाइप क्या है ना, पानी का टंकी से जो पाइप से पानी आ रहा है, अगर टंकी पूरा क्लीन होगा तो पाइप से बढ़िया क्लियर पानी आएगा। अगर मैला यानी डर्टी थिंग्स, अगर वो जो होता है ना डर्टी थिंग्स, वो अलगी फंगस जो भी है, अगर ये टंकी में होगा या ब्लू कलर पाइप में होगा या टेप के मुंह पे होगा, ये 3 जगह पे कहीं भी अगर मतलब डर्टी थिंग्स, अलगी, फंगा ये सारे चीज होगा, तो हम लोग जो पानी पिएंगे जरूर वो पानी हमारे शरीर में क्षतिकारक होगा, हमारे शरीर में वो व्याधि उत्पन्न करता है। ठीक हमारा बॉडी भी ऐसा ही है, पूरे बॉडी में ऐसे 13 श्रुतोस चरक जी ने इसलिए बोले हैं कि आपको जो भी पूरे दुनिया में डिस्कशन करना है, पूरे जितने भी सारे ब्रह्मांड के डिजीज है, सारे डिजीजों का लक्षण 13 श्रुतोस के अंदर में आएगा। और बहुत सारे डिजीज है जो नहीं दिया गया है चरक सूत्रस्थान 11 चैप्टर में, जैसे कि अपना बाह्य मार्ग, अभ्यंतर मार्ग, मध्य मार्ग का जो डिजीज बोला गया है, वही शाखा कोष्ठ शाखास्थि मर्माणी संधि को आश्रित करके जो व्याधि है, वही व्याधि भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो जब पानी का टंकी में अगर आल्जी फंगस है, पाइप में अगर आल्जी फंगस है, और ये टैप में अगर आल्जी फंगस है, तो पानी आपके शरीर में डेफिनेटली डिजीज क्रिएट करता है। हमारा शरीर भी ऐसा होता है। अगर मैं मान लू ये पानी का टंकी जो होता है, ये हृदय या आमाशय या पक्वाशय आप समझ लो, अगर इसमें दोष आके रह गया, आमा रह गया, कफ और पित्त का उनमें प्रकोप हो गया, तो क्या होगा ना, ये दोष धीरे धीरे स्रोतस में जाके क्या करेंगे ना, जो 13 स्रोतस में है इसमें कहीं आपको एक स्रोतस का डिजीज पैदा कर देते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल लूं कि जैसे आप मान लो कि एग्जांपल क्या होगा, जैसे प्राणव श्रुतस, हृदय और महाश्रुतस, टंकी तो हृदय और महाश्रुतस था, अगर उसमें दिक्कत हो जाएगा तो अपना लक्षण क्या आ जाएगा, अपना श्रुतस का लक्षण क्या आ जाएगा ना, प्राणव श्रुतोष्ठीयता लक्षण आपको आ जाएगा, प्राणव श्रुतोष्ठीयता लक्षण आ जाएगा। प्राणव श्रुतोष्ठीयता लक्षण क्या आएगा, कासा श्वास ही का ये सारे सृष्टि हो जाएगा। जैसे पानी का टंकी में मैला था,
पानी के में टंकी में जैसे मैला था और मैला अगर था तो शरीर में डिजीज क्रिएट करता था, ऐसे आमाशय, पक्वाशय या हृदय में अगर मतलब आम या अपना दोष अगर रहेगा, ऐसे अपना शरीर में ये डिजीज क्रिएट करता है, जैसे कि प्राणव सुतोष्ण विकार, काश श्वास हिका उत्पन्न होता है। तो क्वेश्चन हमारा रहता है, तो इसका इलाज क्या होता है ना? इलाज का इसका 4 सूत्र होता है। इसका इलाज का 4 सूत्र होता है, जो मैं अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस से डेवलप किया हूं। देखो, एंट्रेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जाऊंगा, लेकिन समझाऊंगा इलाज का क्या सूत्र होता है। पहले तो मूल स्थान ऑफ विजिटेड दोषस, पहले मूल स्थान को हम ठीक करेंगे, ये मूल स्थान को ठीक करेंगे, टंकी को क्लीन करेंगे। फिर क्या करेंगे? चिकित्सा सूत्र ऑफ विजिटेड दोषस। चिकित्सा सूत्र मतलब क्या होता है? अगर प्राणव सूत्र का मतलब दुष्टि हुआ है तो हम लोग किसका चिकित्सा करेंगे ना? श्वासोबद्ध चिकित्सा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसीलिए तो चरक ने श्वास जब चिकित्सा सूत्र बोले हैं, क्या बोले हैं उसमें कि श्वास जो डिजीज होता है पित्त स्थान समुद्भव, और पित्त स्थान को चक्रपाणी ने कमेंट दिए, पित्त स्थान मतलब आमाशय, यह एंट्रेंस में आता है। पित्ताशय मतलब आमाशय, तो आमाशय को आप चिकित्सा दो। फिर चिकित्सा सूत्र बहुत सारे चीज बोले हैं, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं चिकित्सा सूत्र कभी नहीं रटना है। आप लोगों को ये पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये श्वासों का कॉन्सेप्ट को, मतलब ये स्रोतस का कॉन्सेप्ट को डालो। अगर किसी का काश श्वास हो गया है, मतलब इसका मूल स्थान कहां विकृति हुआ है ना? उसका हृदय और महाश्रुतस विकृति हुआ है, और हृदय और महाश्रुतस को आप ट्रीटमेंट दे दो, बंदा ठीक हो जाएगा, है कि नहीं? और अपना जो रेस्पिरेटरी डिजीज जितना सारा होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं? लंग्स को ठीक करते हैं। मॉडर्न वाले जो बोलते हैं लंग्स को ठीक करते हैं, लेकिन आयुर्वेदा और एक दिया है कि भाई आप हृदय को भी देखो, हार्ट को भी देखो, क्योंकि लंग्स से जो लंग्स में जो डिजीज होता है बाद में ये हार्ट को भी अफेक्ट करता है। दैट इज कॉल्ड कर पोलोमोनाले। तो 400 साल पहले चरक जी ने उसको भी कितने बारीकी से सोचे थे, समझ में आ गया? तो ये होता है अपना श्रोतस का इंपोर्टेंस। ऐसे ही अगर यहाँ पे आलजी फंगस या मैला रह गया, तो अगर आप लोग जब क्लीन कर रहे हो तो मान लीजिए ये टैप के मुंह से आप क्लीन कर दिए, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर गंदा पानी आएगा, क्योंकि ब्लू पाइप में है अपना मैला। अगर ब्लू पाइप में मैला को सफा कर दिए लेकिन टंकी को क्लीन नहीं किए, तो कुछ दिन के बाद टंकी से मैला आना शुरू कर जाएगा। लेकिन अगर पूरे टंकी को आप सफा कर रहे हैं तो पूरे सिस्टम एकदम क्लीन हो जाएगा, और 1 साल 2 साल के लिए आपको अच्छा पानी मिलेगा। तो दैट इज द बेसिक्स बिहाइंड स्रोतस। अगर आप लोग मूल स्थान का चिकित्सा कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका क्या हो जाएगा ना? डिजीज होने का चांस नहीं। इसलिए चरक ने अपने सूत्रस्थान में मतलब सूत्रस्थान में एक श्लोका बताए हैं, दोषा कदाचित कुप्यंते जीता लंघन पाचनी। लंघन पाचन करने के बाद दोषा कदाचित मतलब प्रकुपित होने का चांस है। जे तो संशोधन शुद्धा, अगर हम लोग संशोधन दे रहे हैं या भवन विरेचन दे रहे हैं तो नौतेसंग पुनरुद्भव, डिजीज और होने का चांस नहीं है। सो दैट इज द इंपोर्टेंस। भाई श्रोतस को चरक ने डिस्कशन किए, और श्रोतस का मूल स्थान का यही रहता है इंपोर्टेंस। और जब भी हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे तो पहले हम लोग क्या करेंगे ना? मूल स्थान का ही ट्रीटमेंट करेंगे। पहले हम लोग मूल स्थान का चिकित्सा करेंगे। तो ये जो चिकित्सा सूत्र दैट वाज मेड बाय मी, मैंने खुद डेवलप किया है। पहले मूल स्थान का चिकित्सा करेंगे, फिर चिकित्सा सूत्र फॉलो करेंगे, प्राणव सूत्र का जो चिकित्सा सूत्र श्वासोबद्ध, इसको फॉलो करेंगे, और बेस्ड ऑन प्रिडोमिनेंस ऑफ दोष फिर उसमें देंगे। अगर दाह हो रहा है तो पित्त का समन करेंगे, और कंडू हो रहा है तो कफ का समन करेंगे, पीड़ा हो रहा है तो वात का समन करेंगे। ये क्या है? ये जितने सारे डिजीज है उसका भेद का इंडिकेट कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ डिजीज का भेद को भी आप मत देखो, वातिक ग्रहणी, पैतिक ग्रहणी, कफज ग्रहणी, उसको मत देखो। आप पहले श्रोतस का डिस्कशन करो, और उसी में अगर देखो वातिक टाइप का आपको कुछ मिल रहा है लक्षण तो वातिक ग्रहणी हो गया, वातिक टाइप का कुछ लक्षण पैतिक मिल रहा है तो पैतिक हो गया, कफज मिल रहा है तो कफज हो गया, द्वंद्वज लक्षण मिल रहा है तो द्वंद्वज हो गया, टोटल लक्षण मिश्रित लक्षण हो जाए सन्निपातिक हो गया। बस ये हो गया दोषों प्रेडोमिनेंस, उसी दोष को ट्रीटमेंट करना है। फिर क्या? व्याधि प्रतिनिधि चिकित्सा मतलब डायरेक्ट मेडिसिन। जैसे फीवर होता है तो मॉडर्न वाले क्या करते हैं? पैरासीटामोल दे देते हैं। हम लोग क्या देते हैं? फीवर में मृत्युंजय रस देते हैं, अब सौभाग्य बटी हम लोग देते हैं, अपने अमृतारिष्ट हम लोग देते हैं, जितने सारे हैं महासुदर्शन घनवटी हम लोग देते हैं, ठीक है। तो ये पूरा बेसिक्स होता है, ट्रीटमेंट का गाइडलाइन होता है। तो मैं सभी लोगों को बोलता हूं कि चिकित्सा सूत्र मत रटो। सिंपली पेशेंट आपके ओपीडी में आ गया, आप उसको पूछो आपका दिक्कत क्या हो रहा है, पेशेंट बताएगा सर मेरे को बहुत खांसी हो रहा है। अच्छा खांसी हो रहा है तो डेफिनेटली खांसी हो रहा है, मतलब इसका चिकित्सा सूत्र क्या होगा? भाई ये तो खांसी का लक्षण बोला गया है, प्राणव सूत्र अगर किसी को होगा तो ये जरूर मतलब वो खांसी लेके आएगा। तो प्राणव सूत्र का चिकित्सा को आप लोगों को फॉलो करना है। प्राणव सूत्र का चिकित्सा क्या रहेगा? मूल स्थान को करना है, चिकित्सा सूत्र को उसका फॉलो करना है,
और 200 प्रेडोमिनेंस को फॉलो करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को खांसी इतना हो रहा है, इसको इधर सेंसेशन हो रहा है, बहुत कंडू कंडू टाइप का हो रहा है, तभी खांसी होता है, बाथिक प्रेडोमिनेंस। कोई बोलता है कि मेरे को खांसते खांसते इधर जलन हो रहा है, पित्त इन्वॉल्वमेंट होता है। कोई बोलता है सर मैं खांसी करते करते इतना इतना सब स्पुटम निकल के आता है, कफज खांसी हो गया। ये हो गया बेस्ड ऑन 200 प्रेडोमिनेंस, यही दोष रहेगा तो खांसी के साथ ये आ जाएगा। फिर व्याधि पतन का क्या, डायरेक्ट खांसी के लिए श्वास का चिंतामणि आपको देना है, श्वास चिंतामणि देना है, का श्वास रस देना है। ये हो गया व्याधि प्राथमिक चिकित्सा, यानी डायरेक्ट डिजीज टू मेडिसिन। सो ये जो है 3-4 पेज का पर्ची, ये आपके पॉकेट में लेके घूमना है। श्रुतस उसका मूल स्थान और बीच में एक है श्रुतस का लक्षण, चिकित्सा सूत्र, बस इतना ही चीज लेके अपना पॉकेट में घूमो, यू विल बी द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड। मैं आपको बोल रहा हूं। और चिकित्सा सूत्र रटने की जरूरत नहीं। काश श्वास के लिए चिकित्सा सूत्र कितने चरक जी ने चिकित्सा स्थान में बोले हैं, बोले कि नहीं, लेकिन मैं स्रोतस से ही निकाल लिया आपका कि उसका श्वासोबद्ध चिकित्सा होगा। क्यों श्वासोबद्ध चिकित्सा होगा, क्योंकि चरक ने बोला पित्तस्थान समुद्र होगा काश, पित्तस्थान क्या होगा आमाशय, लेकिन मैं उधर मूल स्थान क्या बोला, हृदय और महाश्रुतस, महाश्रुतस में मैंने आमाशय ही तो बोला, तो मूल स्थान उसी को हम लोगों को ट्रीटमेंट करना है। तभी तो काश के लिए जितने सारे दवाई है वो सारे दवाई के लिए, हाँ और एक चीज याद रख लो, और ये आमाशय के लिए आम को निकालने के लिए हमको क्या ड्रग्स चाहिए, आम का पाचन करके उसको निकाल देना चाहिए। तो आम को पाचन करने के लिए प्राणव सूत्र विकार में जो ड्रग्स हम लोग चूजन करेंगे उसका नाम होता है हरितकी। हरितकी होता है, हरितकी जो अनुलोमक ड्रग जो हरितकी होता है वो स्पेशली प्राणव सूत्र विकार में ही देते हैं। लॉजिक क्या है आप लोग देख लो, जितने दवाई हमारे प्राणव सूत्र के लिए है, काश श्वास के लिए, सारे दवाई के नाम पे लास्ट में हरितकी है। जैसे व्याघ्री हरितकी, जैसे है अपना अगस्ती हरितकी, चित्रक हरितकी, अपना हो गया दशमूल हरितकी, ये सारे प्राणव सूत्र विकार में देते हैं। और सारे प्राणव सूत्र विकार में हरितकी इसलिए देते हैं कि हरितकी इसमें अनुलोमन करता है। जैसे सारंदर जी ने बोले अपना विरेचन 4 वैरायटी का होता है, रेचन, भेदन, अनुलोमन, श्रंसन। तो अनुलोमन वैरायटी का जो ड्रग्स होता है वो पर्टिकुलरली हम लोग प्राणव सूत्र विकार में ही लाएंगे। तो मेरा इतना 10-15 मिनट चीज बोलने का तरीका यह है कि आई वांट टू एंटर योर माइंड इनटू द टॉपिक। एंट्रेंस में हम लोग करेंगे वो तो टॉपिक में बताऊंगा आपको, लेकिन पहले समझेंगे कि चीज क्या है और चरक जी ने श्रोतों को क्यों इतना डिस्क्राइब किया कि हमको जरूरत क्यों पड़ा। तो यही होता है श्रोतस और यही होता है अपना ट्रीटमेंट का बेस्ट गाइडलाइन। तो आ जाओ फिर हम श्रोतस्थान को डिस्कशन करेंगे कि चरक जी ने वो श्रोतस के बारे में जो डिस्कशन किए हैं वो क्यों किए हैं। क्योंकि 2 से जब आम फॉर्मेशन होता है वो आम क्या करेगा ना, कोष्ठक से जाके शाखा में प्रवेश करेगा। जब वो शाखा में प्रवेश करेगा तो वही मतलब कोष्ठक से जाके क्या करेगा, डिफरेंट मतलब शाखा को जाएगा, कोष्ठक से कोष्ठक को जाएगा, कोष्ठक से शाखा को जाएगा, कोष्ठक से मर्म अस्थि संधि को जाएगा, तो डिफरेंट प्लेसेस को जा सकता है। तब किसके जरिए जाएगा, श्रोतस के जरिए जाएगा। और ये श्रोतस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जावंत पुरुष मूर्तिमंत भाव विशेष तावंत एवस्मिन श्रोतसंग प्रकार विशेष। आप लोग पुरुष में जितने मूर्तिमान भाव देख रहे हो उतने ही पुरुष में श्रोतस का प्रकार भेद है। तो श्रोतस पूरा असंख्य भेद होता है। पूरे शरीर में पुरुष में जितने सारे आप लोग मूर्तिमान भाव विषय देख रहे हो ये सारे श्रोतस ही होते हैं। और पूरे श्रोतस के जरिए हम लोगों का सारे बढ़िया चीज भी बनता है। मैं बोला वही तार बिहार करने के बाद आमा फॉर्मेशन हुआ, वो तो श्रोतस में जाकर डिजीज प्रोड्यूस किया। लेकिन जब आमा फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, जब दोषों का प्रकोप नहीं हो रहा है, तो ये श्रोतस से आरस बनता है। वही आरस से रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र धातु बनते हैं, शरीर को पोषण करते हैं और हमारा शरीर बनता है कि नहीं। ये जो श्रोता वाला जो पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ना, ये तो मैं आपको अजीब बना रहा हूँ। और ये डॉक्टर संजीव सायरो एकेडमी जो यूट्यूब चैनल है, ये यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी श्रोतस का 1 घंटा 25 मिनट्स का एक वीडियो डाला गया, उसको भी देख लो। मैं ऐसे ही पूरा डिटेली आप लोगों को समझाया हूँ श्रोतस का इंपोर्टेंट क्या है। तो पूरे शरीर का, पूरे मूर्तिमान पुरुष का जो भाव आप देख रहे हो वो सारे भाव श्रोतमय ही होता है। सर्वे ही भाव पुरुष नान्तरण श्रोतसी अभिनिवर्तन, ये पूरे भाव श्रोतसी होता रहता है। क्षयं वापी अधिगच्छति श्रोतांशी खड़ो परिणाम आपद्यमानम धातुनाम अभिवाहिनी भवन्ति इत्यर्थन। तो ये श्रोतस जो होता है ये धातुओं को अभिवाहन करता है और ये आमों को दोषों को लेके भी जाता है, धातुओं को लेके जाता है। और इसका रेफरेंस आता है, इसका रेफरेंस आता है क्वेश्चन, ये वाला चीज रेफरेंस आता है। क्या आता है, श्रोतांशी खड़ो परिणामम आपद्यमानम धातुनाम अभिवाहिनी भवन्ति इति अर्थन। तो ये श्रोतस एक रास्ता होता है जो धातुओं को वहन करके लेके जाता है। मतलब प्राकृत गति अगर होता है तो आपका शरीर में आहार रस बन रहा है, रस और रक्त धातुओं को लेके जाता है। तो दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल बाय श्रोतस। जब वहां पे आहार रस ठीक से नहीं बनता है तो दोषों को, प्रकोपित दोषों को, आमों को लेके कोष्ठक से डिफरेंट प्लेसेस को जाता है, पूरे शरीर में वो स्प्रेड हो जाता है।
और ये जो स्रोतस होता है, ये स्रोतस संबंधी उहापोह एक क्या होता है, उसके स्रोतस संबंधी एक उहापोह हम लोगों का होता है। तो ये उहापोह क्या होता है ना, श्रोतसामेव समुदाय पुरुषम इच्छन्ति। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका। उहापोह क्या होता है, इसमें एक सोच क्या होता है ना, अनेक आचार्य संपूर्ण शरीर में व्याप्त होने के कारण वातादि दोषों को प्रकोपित करने अथवा उनको शांत करने वाले अपथ्य और पथ्याहार द्रव्यों को पहुंचाने के कारण श्रोतों को समूह को पुरुष कहना चाहिए। ठीक है, जो चीज ऑलरेडी मैं आपको बोल चुका हूं, वो नॉर्मल कंडीशन में जब हित आहार विहार हम लोग सेवन कर रहे हैं तो ये श्रोतस क्या करेगा ना, आहार रस से रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र बनाएगा और पूरे शरीर में आहार का पोषण होगा, अपना शरीर बढ़िया बनेगा। लेकिन जब अपना अहित आहार विहार के कारण आम फॉर्मेशन हो रहा है, दोषों का प्रकोप हो रहा है, तब वो क्या करेगा, श्रोतस दोषों को लेके मतलब कुष्ठ से लेके पूरे शरीर में विस्तारित होगा और कुष्ठ से लेके पूरे शरीर में जाता है, शाखा में जाता है, रक्तादि धातु में जाता है, तो जाने का मार्ग रहता है स्रोतोस। ये जाने का जो तरीका होता है, ये 6 तरीके से जाता है, उसको बोला जाता है षट क्रियाकाल। उसको बोला जाता है षट क्रियाकाल। इसको जो षट क्रियाकाल के माध्यम से 200 कोष्ठ से पूरे शरीर में विस्तारित हो जाते हैं, शाखा में, मर्म में, संधि में, सारे प्लेस को जाते हैं 200। ये षट क्रियाकाल क्या होता है, संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्त, भेद। इसमें एक क्वेश्चन आता है, षट क्रियाकाल का कितना स्टेज होता है, 6 होता है। इसका रेफरेंस क्या होता है, सुश्रुत, सूत्रस्थान होता है। देख लेना कितना चैप्टर, मेरे को लग रहा है 21 चैप्टर, थोड़ा चेक कर लेना। तो यहाँ पे षट क्रियाकाल वर्णन किया गया। और उसी से और एक क्वेश्चन आता है, जब 200 षट क्रियाकाल से जब कोष्ठ से शाखा तक जाता है, डिफरेंट मार्गों में जाता है, कोष्ठ से शाखा को जाता है, तो कौन सी अवस्था में पूर्व रूप आ जाता है ना, एक स्थान, एक अवस्था होता है स्थानो संश्रय अवस्था। 200 इससे मूवमेंट करता है, मूवमेंट करते करते 200 जाके एक जगह पे रह जाता है, और जहां रह जाता है उसी को बोलते हैं स्थानो संश्रय अवस्था। और वही स्थानो संश्रय अवस्था में क्या होता है, जब प्रकोपित दोष जाता है उसके और दोष का दूसरे के साथ समूर्छना हो जाता है। दूसरे क्या होता है, रस रक्तादि धातु। ठीक है, तो दूसरों के साथ दूसरे का जब समूर्छना हो जाता है, वहां संग हो जाता है, और वही संग को बोला जाता है स्थान संश्रय। और वही संग के अवस्था में व्याधि का पूर्व रूप उत्पन्न होता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन में आ जाता है कि व्याधि का पूर्व रूप कब उत्पन्न होता है, स्थान संश्रय अवस्था में। तो इतने सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें श्रुतसाम एवं समुदाय पुरुषम इच्छति, तो इसीलिए अनेक आचार्य पूरे शरीर में व्याप्त होने के कारण वातादि दोषों को प्रकोपित तथा उनको शांत करने वाले पथ्य अपथ्य आहार द्रव्य को पहुंचाने कारण इसका नाम क्या बोला गया है, पुरुष को ही समूह पुरुष, मतलब श्रोतों को ही समूह पुरुष ही बोला गया है। तो और एक बार बोल रहा हूं कि शरीर में व्याप्त होने के कारण वातादि दोषों को प्रकोपित करने, वातादि दोषों को प्रकोपित करने के लिए अथवा उनको शांत करने वाला अपथ्य और पथ्याहार द्रव्यों को पहुंचाने वाला, तो पहुंचाने वाला जो चीज होता है वो श्रोतस करता है। तो इसलिए पूरे शरीर को ही श्रोतस बोले चरक जी ने। इसके बाद संख्या संबंधी मतभेद इसमें रहता है, श्रोतांशी अपरिसंख्यानी पुनरन्य। ये श्रोता को अपरिसंख्या बोला गया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हाईलाइट किया गया उसको बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो श्रोतस होता है, ये श्रोतस का हम लोग अभी जानेंगे कितना वेद है। चरक संहिता में श्रोतस को बोला गया टोटल 13 वेराइटी, और एक आर्तवर श्रोतस भी बोला गया गर्भ प्रकरण में, लेकिन इसको गणना में नहीं किया गया। लेकिन ऐसे भी श्रोतस तो मैंने आपको पूरा असंख्य बताया हूं, लेकिन पूरा बेसिकली एथिकली जो डायरेक्शन दिए चरक जी, श्रोतस चरक संहिता में 13 ही बोले हैं, और एक गर्भ प्रकरण में आर्तवर श्रोतस का वर्णन किया गया है। इस प्रकार 14 मान सकते हैं, लेकिन कभी एग्जाम में आया तो श्रोतस का संख्या 13 ही होगा। ठीक है, सुश्रुत ने क्या किया ना, श्रोतस को बोले टोटल 22 यानी 11 पेयर बोले हैं, 11 पेयर बोले हैं। सुश्रुत ने श्रोतस को 11 पेयर बोले हैं, यानी टोटल 22 श्रोतस बोले, और उसमें स्वेदेव अस्थिभ मज्जावह को स्वीकार नहीं किया। वो एग्जाम में आता है। अमस्वे अस्थि मज्जा स्वेद को सुश्रुत ने नहीं माने हैं, और सारंगधर जी ने एक स्तन्यवर श्रोतस का एक्स्ट्रा वर्णन किया, उसको आप अच्छी तरीके से याद रख लेना। लेकिन एक ही चीज मेरे को बोलो, अगर हम लोग चिकित्सा करें तो सुश्रुत के श्रुतदुष्टि लक्षण को देखें या चरक के श्रुतदुष्टि लक्षण को देखें, तो डेफिनेटली हम चरक को देखें, क्योंकि चरक बोल रहे हैं श्रुतदुष्टि लक्षण, लेकिन सुश्रुत बोल रहे हैं विद्ध छिद्ध छेदन भेदन आदि होने के बाद अगर कुछ हो रहा है, तो कुछ इंजुरी होने के बाद अगर हो रहा है तो सुश्रुत को फॉलो करेंगे। लेकिन 99% पेशेंट जो आते हैं हमारे पास, अहित आहार विहार सेवन करने के बाद 200 का षट क्रियाकाल माध्यम से संचय प्रकोप प्रसर होता है और कोष्ठों से पूरे शरीर में विस्तारित हो जाता है, शाखा तक, मर्म, अस्थि, संधि और ऊर्ध्व अर्ध तिर्यक, इतने सारे गति उनके हो जाते हैं। तो डेफिनेटली श्रोतदुष्टि लक्षण देखेंगे।
तो अब श्रुतस का मूल स्थान के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो प्राणव श्रुतस का मूल स्थान क्या होगा? हृदय एवं महाश्रुतस। ठीक है, तो अगर प्राणव श्रुतस का मतलब दुष्टि होता है तो लक्षण क्या आएगा? ना अति सुष्टम अतिबद्धम, वेरी इंपॉर्टेंट, अति सुष्टम अतिबद्धम, सशब्दम सशब्दम शूलम उच्छ्वसतम। अगर कोई ओपीडी में आपके पेशेंट आपके पास आया जो आपको क्या किया ना, बहुत खांसते खांसते आपके पास आया, जैसे कि वायु पूरा बहुत निकल जाता है, उसको बुलाते हैं अति सुष्टम। पूरा खांसते खांसते जुर करके आता है, वायु बहुत अधिक निकलता है। अतिबद्धम, और क्या होगा ना, अधिक बंधा हुआ, रुकावट हुआ खांस, जो आता है और खांसता है जैसे कि पूरा रुक गया है। ठीक है, तो अति सुष्टम अतिबद्धम खांसी लेके आएगा। सशब्दम शूलम उच्छ्वसतम, यानी वो क्या करेगा ना, अत्यंत शब्द के साथ, अत्यधिक शब्द के साथ तथा शूल के साथ, वेदना के साथ रोगी ऊपर की ओर सांस लेते हुए देखकर आप लोग जान लेना प्राणव श्रुतस का तो बेकार है। ऐसा पेशेंट में मेरे को बहुत मिला है। पेशेंट आएंगे ऐसे आएंगे जैसे ये एक ऐसे टाइप का लक्षण आएगा। और दूसरा बात ये हो गया अति सुष्टम और अतिबद्धम। अतिबद्धम क्या होता है? सर मैं बात नहीं कर पाता, ऐसे टाइप का थोड़ा थोड़ा करके निकला, अतिबद्धम। और क्या? सशब्दम शूलम, जब वो खांसते हैं तो बोलते हैं सर इतना बहुत दर्द होता है यहाँ। ठीक है, सशब्दम और शब्द साथ, मतलब जब आप खांसते हैं तो कू कू करके इधर आवाज आता है। ऐसा एक पेशेंट मेरे पास आया था कि मैं उसको पूरा प्राणव सूत्र विकार का ट्रीटमेंट दिया और एकदम बढ़िया डेवलपमेंट भी वो किया था। ठीक है, तो ये हो गया प्राणव सूत्र लक्षण। फिर सुश्रुत ने क्या क्या नहीं माने, अमस्व यानी 3 माइनस हो जाएगा, तो 13 से 3 माइनस हो जाएगा तो 10 होगा, और एक्स्ट्रा सुश्रुत ने आर्तव सूत्र माने तो इसलिए 11 पेयर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे उदक सूत्र का मूल स्थान क्या होगा ना। उदक सूत्र का मूल होगा ताड़ू और क्लोमो, इनको आप अच्छी तरीके से याद रख लेना। और इसमें उदक सूत्र लक्षण अगर आएगा तो लक्षण क्या आएगा? जिह्वा ताड़ू ओष्ठ कंठ उपशोषम पिपासा, बहुत इंपॉर्टेंट। जिह्वा ताड़ू ओष्ठ कंठ इस प्रदेश में शोष हो जाता है और तृष्णा बहुत लगता है। लेकिन यहाँ पे मैं अपना थोड़ा व्यू रखूंगा कि उदक सूत्र में ताड़ू और क्लोमो माना है। इधर क्लोमो के बारे में बहुत सारा कंफ्यूजन है, इधर क्लोमो के बारे में बहुत सारा कंफ्यूजन है। बहुत महर्षि क्लोमो के लिए बहुत मतलब ये दिए हैं, अपना व्यू दिए हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इधर देखो, क्लोमो का मतलब फारिंग्स लिखा गया है, लेकिन मैं क्लोमो फारिंग्स को नहीं मानता हूँ। मैं क्लोमो किसको मानता हूँ? मैं क्लोमो इसको मानता हूँ। मैं क्लोमो इसको मानता हूँ। मैं क्लोमो इसको मानता हूँ। क्यों मैं इसको क्लोमो मानता हूँ? क्योंकि देखो भाई, मैं क्लोमा पैनक्रियाज को मानता हूं। मैं पैनक्रियाज को क्यों क्लोमा मानता हूं? क्योंकि क्लोमा का लक्षण है जिह्वा ताड़ु ओष्ठ कंठ क्लोमा शोषम, ये जगह पे शोषो आ जाएगा। और क्या होगा ना, पिपासा, और पिपासा आ जाएगा। ठीक है, तो क्लोमा को मान लो फारिंग्स यानी वो लोग बोले, लेकिन मैं क्लोमा पैनक्रियाज को इसीलिए मानता हूँ कि पैनक्रियाज में एक बीटा सेल होता है जिसमें इंसुलिन सीक्रेट होता है, और इंसुलिन ठीक से अगर सीक्रेट नहीं होगा तो क्या होगा ना, डायबिटीज हो जाता है, अपना बहुत बढ़ जाता है, सिक्रेशन ना होता तो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म ना होके वो डायबिटीज होता है। जो सूत्रस्थान चरक में मैं डिस्कशन किया हूँ 17 चैप्टर में, जब डायबिटीज होता है तो डायबिटीज में एक बढ़िया लक्षण आता है, वो रहता है थर्स्टीनेस। ठीक है, पॉलीफेजिया पॉलीडिप्सिया, ठीक है, पॉलीडिप्सिया रहता है। तो इसमें क्या होता है ना, थर्स्टीनेस एक्स्ट्रा बढ़ता है, थर्स्ट बढ़ता है ज़्यादा, प्यास बहुत ज़्यादा लगता है उसमें। ठीक है, प्यास बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसीलिए मैं मानता हूँ। तो जब ये श्रुतो दृष्टि जब होता है, अपना अग्नाशय जो विकृति होता है, अग्नाशय में जो दोष संचय होता है, तब एक्सेसिव थर्स्टीनेस आ जाता है। तो इसीलिए मैं क्लोमा को कहीं ना कहीं ये कंडीशन में मतलब अग्नाशय ही मानता हूँ। लेकिन चरक जी ने बोले क्या क्या, ताड़ो मूलंग क्लोमोच, ताड़ो मूलंग क्लोमोच, ताड़ो है क्लोम है, लक्षण आएगा ये जिह्वा ताड़ो उष्ट कंठ क्लोमो प्रदेश में शोषो आएगा और ये पिपासा आएगा, इसका लक्षण होता है। ठीक है, इसके बाद अन्नवर सूत्र का क्या आएगा? अन्नवर सूत्र का क्या आएगा ना, अन्नवर सूत्र जब दुष्टि होता है तो अन्नवर सूत्र का मूल क्या होता है? आमाशय और वाम पार्श्व। अन्नवर सूत्र का मूल क्या होगा? आमाशय और वाम पार्श्व।
तो आमाशय तो एक हो गया, देखो ये तो होगा, ये तो हो गया अपना आमाशय। और वाम पार्श्व क्या होगा, अगर यहाँ पे एक मिड लाइन में बनाऊं, अगर मैं यहाँ पे एक मिड लाइन बनाऊं, अगर एक यहाँ पे मिड लाइन बनाऊं, तो ये आमाशय के वाम पार्श्व ये हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में जितने सारे ऑर्गन है सारे को लिया जाएगा, यानी आमाशय के कुछ पार्ट आएंगे, ठीक है, आमाशय में कुछ पार्ट तो जरूर आएंगे, और अग्नाशय में भी, अग्नाशय में आएगा, इसके बाद प्लीहा के भी आएगा, और इसके साथ आंत्र का भी कुछ पार्ट ये भी आपका आ जाएगा। तो ये होता है अपना क्या, अन्नवर सूत्र का आमाशय मूलक वाम पार्श्व। वाम पार्श्व मतलब प्लीहा आ सकता है, अग्नाशय आ सकता है, और अपना पक्वाशय भी आ सकता है, ये होगा उसका मूल। और इसमें लक्षण क्या आएगा, अनन्नाभिलाषम अरुचक अभिपाको छर्दी। क्या आएगा, अनन्नाभिलाष, खाने के लिए इच्छा नहीं होगा, अरुचि होगा, अभिपाक होगा, छर्दी होगा। 1 2 3 4 5 यही लक्षण होता है, ठीक है। अनन्नाभिलाष, अरुचक, अभिपाक, छर्दी, तो ये होगा A3 6, ठीक है, A3 6। तो A3 क्या होगा, अन्नवर सूत्र का लक्षण आएगा, क्या क्या, अनन्नाभिलाष, अरुचक, अभिपाक, छर्दी। A3 A⁻³ और 6 मतलब छर्दी, ये हो गया अन्नवर सूत्र का लक्षण। फिर रसवह, रक्तवह, मांसवेद, मेदा, इनका सारे चरक सूत्र 28 चैप्टर में डिस्कशन चरक जी ने किए, उनका मैं मूल स्थान बोल देता हूँ। तो रसवह सूत्र का मूल स्थान होता है हृदय मूलम 10 धमनी, हृदय मूल होता है और 10 धमनी मूल होता है। और रक्तवह सूत्र का मूल स्थान क्या होगा, जकृत मूलम और प्लीहाचो, ठीक है। और तभी तो हम लोग जब भी रक्तवह सूत्र का तो विकार कुछ भी आता है तो जकृत और प्लीहा को हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। मैं अगर आप लोगों को एक ही चीज देखूं कि कभी भी रक्तवह सूत्र विकार क्या होता है, एक होता है रक्तवह सूत्र विकार, तो मैं बाद में डिस्कशन करूंगा उसको, ठीक है। फिर रक्त गया, फिर मेद मांसवह सूत्र का मूल स्थान क्या होगा, स्नायु मूलम त्वक, ठीक है। मेदवह का मूल स्थान क्या होगा, ब्रुक्को मूलम, ब्रुक्को मूलम बपावन। देखो भाई, मेदवह का अगर कुछ विकार हो रहा है तो ब्रुक और बपावन को हम लोग ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। तो कभी भी अगर आपका सीकेडी पेशेंट आया, किडनी पेशेंट वाला आया, किडनी पेशेंट आपको आया, तो किडनी वाले पेशेंट को आपको ट्रीटमेंट किसको देना है, मूल स्थान का तो जरूरी होता है ट्रीटमेंट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूं आपको, ऑलरेडी मैं इसको बोल चुका हूं कि अपना ट्रीटमेंट फंडा में मूल स्थान ट्रीटमेंट बहुत जरूरी होता है। अपना ट्रीटमेंट फंडा में मूल स्थान ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मूल स्थान को ट्रीटमेंट नहीं करने से दोष और एक बार प्रकोपित हो सकता है। तो इसीलिए मूल स्थान का जो ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे, तो जब भी सीकेडी वाला पेशेंट आएगा तो इसमें जो सूतोदृष्टि होता है, ये होता है मेदोभव सूतोदृष्टि होता है। मेदोभव होता है, इसमें मूत्रभव होता है, सारे हो जाता है, लेकिन प्राइमरीली मेदोभव सूतोदृष्टि होता है। तो मेदोभव सूतोदृष्टि क्यों होता है, क्योंकि ब्रुक को रिलेटेड पूरे ब्रह्मांड में जितने सारे डिजीज है वो बिना मेदोभव सूतोदृष्टि के कभी भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रुक और डिजीज में मेदोभव सूतोदृष्टि का चिकित्सा करना पड़ेगा। मेदोभव सूतोदृष्टि का चिकित्सा क्या होगा मैं बाद में बताऊंगा। ऐसे ही अगर मेदोभव सूतोदृष्टि का विकार और कोई आ रहा है, मान लीजिए आपके पास आ गया स्थौल्य चिकित्सा, आपके पास आ गया स्थौल्य का डिजीज, तो उसमें आपको ब्रुक का ट्रीटमेंट देना है कि नहीं, बिल्कुल देना है। तो इसलिए ब्रुक के लिए जो जो दवाई है, इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि चरक के जो विमान के जो 13 सूत्रस, उसका मूल स्थान, उसका लक्षण और उसका चिकित्सा सूत्र इंडिविजुअल जो सूत्रस का है उसको 2 पेज में पकड़ में रखो। और इंडिविजुअल ड्रग जो कि पीवी शर्मा अपने द्रव्यगुण बुक में हर ऑर्गन के लिए इंडिविजुअल ड्रग बताए दिए हैं, जकृत के लिए क्या, प्लीहा के लिए क्या, अपना किडनी के लिए क्या, सारे ड्रग्स का लिस्ट दिए हैं। वो सारे ड्रग्स का लिस्ट बनाओ और ब्रुक के लिए जो जो ड्रग है उसी का आराम से दे दो, जैसे पाषाण भेदी हो गया, वरुण हो गया, ऐसे पुनर्नवा हो गया, ऐसे टाइप का ड्रग। तो इसलिए 2-3 पेज अपना पकड़ में रखो, पेशेंट को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट करो, लक्षण को देखो और डायग्नोसिस करो। फिर डायग्नोसिस करने के बाद मूल स्थान ट्रीटमेंट करो, चिकित्सा सूत्रों को फॉलो करो, 200 बेड उसको देखो, व्याधिपति में चिकित्सा दे दो, हो गया पूरे चिकित्सा का फंडा, ठीक है। और अस्थिभव का क्या होगा ना, अस्थिभव का क्या होगा, मेदो मूलम जगनच, मेदो मूलम जगजच, इसको मैं अमेज दिया हूं फॉर्मूला, अमेज अस्थिभव मेद जगन। फिर मज्जावर सूत्र का क्या होगा, अस्थि मूलम संधि, तो मज्जावर सूत्र का मूल होगा अस्थि और संधि। शुक्रभव सूत्र का मूल होगा वृषण मूल और सेपोच। तो ऐसे ही सारे सूत्र का मूल स्थान हो गया। तो इसके बाद इनका जो डिस्क्रिप्शन किया गया है चरक सूत्रस्थान में किया गया। और अब मैं जब डिस्कशन करूंगा चरक सूत्रस्थान 28 चैप्टर का मैं डिस्कशन करूंगा। चरक सूत्रस्थान 28 चैप्टर में वो सारे मतलब रसभव, रक्तभव, मांसभव, मेदभव, अस्थिभव, ये सारे सूत्र का लक्षण अच्छी तरीके से बोले हैं। तो ये क्या होगा
ना जब दूषित रसवश होता उसका मैं डिस्कशन आपके सामने रखूंगा तो इसका लक्षण क्या होगा? अश्रद्धा, अरुचि, आस्यवरस्यम, अरसज्ञता, हृल्लास, गौरव, तंद्रा, अंगमर्द, ज्वर, वेरी इंपोर्टेंट, ज्वर इंपोर्टेंट है, ज्वर, तम और क्या पांडु। हर लोग क्या कर देते हैं, रसवश विकार में लोग क्या कर देते हैं ना, पांडु को नहीं मारते, पांडु को रखता हुआ मान लेते हैं। लेकिन पांडु को रसवश में क्यों बोला गया? सेम कंसेप्ट है, जो आम था, सेम कंसेप्ट है। सेम कंसेप्ट क्या है? मान लो यह हो गया अपना आमाशय में अपना दोष का प्रकोप हो गया, प्रकोप हो जाने के बाद आमाशय में आम रहा, आमाशय में आम था और उसके साथ क्या था? पित्त कफादि दोष, पित्त प्लस कफादि दोष संचय होके था। तो ये तो ऐसे पड़ा नहीं रहेगा, वायु क्या करेगा? ये दोषों को ये कोष्ठों से लेके मतलब शाखा तक जाएगा। तो कोष्ठों से लेके मतलब जब शाखा तक वायु जाएगा तो कैसे जाएगा ना, डिफरेंट स्रोतों के माध्यम से जाएगा। तो ये आम दोषों के साथ कहाँ जाएगा ना, रसवर स्रोत में एंट्री करेगा। जब वो दोष रसवर स्रोत में जाके एंट्री करेगा तो रसवर स्रोत में ये दोष अब है, रसवर स्रोत में अब क्या हुआ ना, रस धातु आम से और पित्त कफ से प्रकोपित हो गया। प्रकोपित हो जाने के बाद क्या करेगा, वो रस जाके कहाँ पहुंचेगा ना, वो रस जाके पहुंचेगा जकृतर प्लीहा में। क्यों जकृतर प्लीहा में क्यों पहुंचेगा जाके? क्योंकि रस का जब जकृत और प्लीहा में रस धातु जब जकृत और प्लीहा में जाके, ये प्लीहा है, जकृत और प्लीहा में जब रस धातु जाएगा तो जकृत और प्लीहा में एक पर्टिकुलर पित्त रहता है, उसका नाम होता है रंजक पित्त। तभी रस धातु का जो तेज भाग वो जकृत और प्लीहा में रंजक पित्त के साथ मिलन होने के बाद रस का रंग बदल जाता है, वो लाल वर्ण हो जाता है, तब रस रक्त बन जाता है। तो इसीलिए बोला गया है तेजो रसानांग मनुजानांग जदुच्यते पित्तोष्मेण सरागण रस रक्तत्व मूर्छति। तेजो रसानाम, रस धातु का जो तेज भाग था मनुजानांग मनुष्य में, जदुच्यते पित्तोष्मेण सरागण, यानी ये जकृत और प्लीहा में जो पित्त रहता है रंजक पित्त, उसमें राग होगा रस का, तभी रस रक्त को बन जाता है, तभी रस रक्त को बन जाता है। जब रस रक्त को बन जाता है तो रक्त धातु हो जाता है। लेकिन मेरे को एक बात बोलो, इधर रसवश में वृष्टि होने के कारण ही रस रक्त को बन नहीं पाता है, इसलिए जब रस रक्त को नहीं बन पाता है तभी रसवश विकार में पांडु को रखा गया। जब रक्त ही नहीं हो पाएगा और पांडु ही रखा गया है। और जब अजीर्ण से आम फॉर्मेशन होने के बाद रस धातु का विकृति हो रहा है, तभी ग्रहणी के बाद पांडु रोग को रखा गया है, क्योंकि ग्रहणी में ही ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। ये अपना ग्रहणी है ना जिसका चित्र में बनाया था, ये तो अपना ग्रहणी था, ये तो अपना ग्रहणी था ना, ठीक है, ये तो अपना ग्रहणी था ना, ये आम तो ग्रहणी में बन रहा था ना, ये अपना आमाशय था ना, ये अपना आमाशय था और आमाशय में ये तो ग्रहणी था ना। और चरक जी क्या बोल रहे हैं कि आपके ग्रहणी में पाचक पित्त रहता है, और ये पाचक पित्त में अगर ये पाचक पित्त अहित आयुर्वेद के कारण ये पाचक पित्त या पाचक पित्त में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, पाचक पित्त में अगर मतलब दौर्बल्यता आ रहा है तो आम बनता है, दोषों का प्रकोप होकर वो आम रसधातु के साथ मिल जाता है, फिर रक्त को परिणत नहीं हो पाता है। इसलिए पांडु को रसवश में रखा गया और पांडु ग्रहणी में ही इसका सारा चीज हो रहा है बोल के ग्रहणी रोग के बाद ही पांडु रोग वर्णन किए चरक जी ने, उसका ये जस्टिफिकेशन है। तो उसको अच्छी तरीके से आप याद रख लेना। और क्लैब्य ये एक इंपोर्टेंट पार्ट है, क्लैब्य भी उसका लक्षण होता है। तो ज्वर, क्लैब्य, पांडु ये सारे ही रसवश विकार होते हैं। बाकी अश्रद्धा, अरुचि, आस्यवरस्य, अगर मैं बोलूं रसवश में अश्रद्धा, अरुचि, आस्यवरस्य ये सारे क्यों हो रहा है? क्योंकि रसवश का मूल स्थान क्या था? रसवश का मूल स्थान क्या था? रसवश का मूल स्थान क्या था? रसवश का मूल था हृदय और 10 धमनी था, ठीक है। रसवश का मूल स्थान था हृदय और धमनी। तो इसीलिए रसवश का में अरुचि, आस्यवरस्य और असज्ञता सारे चीज इसीलिए हो रहा है क्योंकि पहले अमाशय में विकृति होने के बाद ही रसवश का विकृति होता है। इसलिए अमाशय में सारे इन्वॉल्वमेंट यानी आम दोषों का प्रकोप हो रहा है, तभी अश्रद्धा, अरुचि, आस्यवरस्य और असज्ञता सारे डाइजेस्टिव कंप्लेंट पहले होते हैं रसवश में। हृल्लास, गौरव, तंद्रा, अंगमर्द ये सारे हो जाते हैं। और ज्वर तो आपको पता है, ज्वर ही आमाशय आश्रय, आमाशय से उत्पत्त होता है। तम होता है, इतने सारे चीज होने के बाद पेशेंट को तम प्रवेश हो जाएगा ना, दौर्बल्य हो जाता है कि नहीं? पांडुता आएगा, श्रोत अवरोध भी हो जाता है और क्लैब्य हो जाता है। क्लैब्य क्यों हो जाता है?
कि रसव सुतस का अगर विकृति हो जाता है तो उससे पर धातु प्रस्तुति नहीं हो पाता है, तो शुक्र का भी क्षय हो जाता है, तभी आदमी क्लैब्य हो जाता है। ठीक है, सादा कृषांग होता है और इसमें बंदा कृष हो जाता है, बड़ी पलित भी हो जाता है, क्योंकि रसव सुतस विकृति हो जाने के बाद उत्तर धातु वर्ण मतलब प्रस्तुत नहीं हो पाएगा, तो अस्थिवर सुतस का भी विकृति हो जाएगा। तो अस्थिवर सुतस विकृति हो जाने के बाद बड़ी और पलित होगा, क्योंकि सारे जितने अस्थि का जो उपधातु होता है केश, नखस, मसरू, जब अस्थिवर सुतस ठीक से रहेगा तो केश, नखस, मसरू ठीक से होगा। अगर अस्थिवर सुतस का में प्रॉब्लम हो जाएगा तो बड़ी पलित, केश का झड़ना, हेयर फॉल, ये सारे चीज आ जाएगा। तो दिस इज द जस्टिफिकेशन वाई रसवर सुतस में इतने सारे लक्षण आपके आ जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद क्या होगा ना, इसके बाद क्या होगा ना, दूषित रक्तज रोग क्या होगा ना, रक्त धातु का मूल स्थान क्या होता है ना, रक्तवर सुतस का मूल स्थान होता है जकृत और प्लीहा। रक्तवर सुतस का मूल स्थान क्या होता है, इधर देखो लिखा गया है कि रक्तवर सुतस का मूल स्थान होता है जकृत और प्लीहा। तो जकृत और प्लीहा में क्या होता है ना, ये जकृत और प्लीहा में रस का रंजन कर्म होता है। जकृत और प्लीहा में रस का रंजन कर्म होता है। जब जकृत और प्लीहा में जाके रस का रंजन कर्म होता है रंजक पित्त के द्वारा, तो रसों का रक्त बन जाता है। तब रक्त अगर ठीक से नहीं बन पाता है तो आम जब मतलब जाके वो रक्तवर सुत दृष्टि में फिर प्रवेश करेगा, तो रक्तवर सुत दृष्टि में आम प्रवेश करने के बाद क्या होता है, डिफरेंट सारे स्किन डिजीज उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए जकृत और प्लीहा में इन्वॉल्वमेंट होने वाले सारे डिजीज स्किन डिजीज ही होते हैं। जैसे कि पहले हो गया अपना कुष्ठ, विसर्प, पीड़का, रक्त पित्तम, अश्रुदर। ठीक है, तो रक्त और पित्त रिलेटेड सारे डिजीज ही हो जाएगा इसमें। रक्त और पित्त रिलेटेड डिजीज होगा। क्यों होगा, क्योंकि रक्त और पित्त इन दोनों का सेम प्रॉपर्टी है। चरक जी ने रक्त पित्त चिकित्सा में उसको अच्छी तरीके से लिखे हैं। क्या क्या लिखे हैं कि ये लिखे हैं कि संयोगात दूषणात धातु सामान्यत गंधवर्णयु रक्त से पित्तम आख्यातम रक्त पित्त, यानी जब रक्त और पित्त का जब संयोग होता है तो इसमें गंध वर्ण सारे चीजों समान रहता है। तो इसीलिए जकृत और प्लीहा यानी रक्त व सुत जब भी दूषित होता है तो मूल स्थान जकृत और प्लीहा दूषित होता है। तो जकृत और प्लीहा में क्या रहता है, पित्त का स्थान रहता है, और इधर पित्त का स्थान रहता है, और इधर रक्त ठीक से नहीं बन पाता है, तो रक्त और पित्त रिलेटेड सारे डिजीज हो जाता है इसमें। ठीक है, तो इसीलिए कुष्ठ, विसर्प, पीड़का, रक्त पित्त, अश्रुदर। ठीक है, जहां गोला बोला गया इंपोर्टेंट है। प्लीहा रोग होगा, प्लीहा रोग होगा तो बहुत सारे पेशेंट आपके पास आते हैं प्लीहा डिजीज लेके, स्प्लेनोमेगाली, स्प्लेनोमेगाली वाले डिजीज आपके पास आते हैं, स्प्लेनोमेगाली, प्लीहोदर आते हैं। कौन से कंडीशन में, बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनके सिरोसिस ऑफ लिवर रहता है, जिनका सिरोसिस ऑफ लिवर रहता है, सिरोसिस ऑफ लिवर रहता है। इसमें क्या होता है ना, पोर्टल हाइपोटेंशन हो जाता है। पोर्टल हाइपोटेंशन जब हो जाता है तो इसमें पोर्टल प्रेशर बढ़ने के बाद क्या होता है, इनमें स्प्लेनोमेगाली भी हो जाता है। समझ में आ गया। तो ऐसे कंडीशन में देखो मॉडर्न भी सेम चीज बोला है, स्प्लेनोमेगाली, तो प्लीहा रोग बोला है। तो प्लीहा रोग क्या होता है ना, स्प्लेनोमेगाली एक प्लीहा रोग होता है जब स्प्लीन फूल जाता है। तो स्प्लीन क्यों फूल जाता है ना, जब सिरोसिस ऑफ लिवर होगा, लिवर में कुछ दिक्कत होगा, पोर्टल हाइपोटेंशन होके होता है। ठीक है, और पोर्टल हाइपोटेंशन क्या होता है ना, पोर्टल हाइपोटेंशन क्या होता है, पोर्टल वेन में होता है। किसमें होता है ना, पोर्टल वेन में होता है। और ये पोर्टल वेन क्या होता है, एक मूल स्थान होगा। ये पोर्टल वेन क्या होगा, एक मूल स्थान होगा। तभी ये पोर्टल वेन जो होगा ये भी एक मूल स्थान हो सकता है, दोष होगा। ठीक है, तो तभी तो चरक ने बोले हैं सेम चीज कि रक्तवर्ष का मूल स्थान होता है जकृत और प्लीहा। तो जकृत में विकार होने के कारण प्लीहा में दिक्कत आ गया। ठीक है, जकृत में विकार होने के कारण प्लीहा में विकार आ गया। तो इसमें जो पोर्टल वेन था वो क्या था ना, रसवर्ष में भी आम था, वो उसका ठीक से रंजन कर्म जकृत और प्लीहा में नहीं हो पाया बोल के रक्त में भी आम आ गया, रक्त भी इधर अभी विकृत हो रहा है। तो रसवर्ष का मूल स्थान क्या था ना, हृदय और दस धमनी। रसवर्ष का मूल स्थान क्या था, हृदय और क्या था, रसवर्ष का मूल स्थान क्या था, हृदय और दस धमनी। इधर दस धमनी जो क्या होता है देखो, हृदय और दस धमनी, इधर दस धमनी में आप क्या ना पोर्टल वेन को भी ले सकते हो। समझ आ गया। तभी चरक ने बोले प्लीहा रोग होता है। फिर गुल्म में होता है। गुल्म क्यों होता है, ये तो अपने आवश्यक तो विकारी होता है, तो अभी गुल्म हो जाता है। इसमें मतलब रसवस्था शुरू होता है तो गुल्म में हो जाता है। और विद्रोधी होता है क्योंकि पित्त इन्वॉल्व होता है। ठीक है, गुल्म और विद्रोधी ये सारे पित्त इन्वॉल्वमेंट के कारण कामड़ा होगा। कामड़ा क्यों होगा, मैंने ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ
कि जकृत इन्वॉल्वमेंट जहां होगा वहां कामला होगा, क्योंकि रस का रंजन कर्म जकृत में हो रहा है, तो कोष्ठाशित शाखाशित दोष जाके वहां पे रह रहा है। और व्यंग हो गया, पिपड़व हो गया, तिड़काड़का हो गया, दद्रु कुष्ठ हो गया, चर्मदल हो गया, स्वित्र हो गया, पामा हो गया, कोठ हो गया, ठीक है, और रक्तमंडल हो गया, अस्त्रमंडल, ये सारे चीज रक्त व सुतोष्ठ चिकित्सा मतलब सुतोष का व्याधि होता है। इसके बाद क्या होता है ना, हम लोग दूषित मांस रोग क्या होगा, अधिमांस, जहां देखो टीका लगा है वो एग्जाम में आ गया, अधिमांस, कीड़ा, गंड सालुक, सुंडी के मांस का विकृत मांस वहां रह जाएगा। अच्छा, विकृत मांस क्यों बढ़ेगा, इधर मांस बढ़ रहा है, अधिमांस मांस बढ़ रहा है, मांसार्बुद मांस में ट्यूमर हो रहा है, फिर मांस बढ़ रहा है, कीड़ा, गल सालुक, सुंडी के, पूती मांस, अलर्जी, गंडमाला, उपजीवा, उपजीवा ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे वर्धन क्यों हो रहा है, तो बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि जब अग्नि का मांद्य हो रहा है तो धातु में जब वो प्रवेश कर रहा है तो धातु का भी मंदाग्नि हो रहा है, तो मांस धातु में भी मंदाग्नि हो रहा है, मांस धातु में भी मंदाग्नि हो रहा है। तो मांस धातु अग्नि, मांस धातु अग्नि जब मंद हो जाएगा तब मंदाग्नि में धातु का क्या होता है, मंदाग्नि में धातु का क्या होता है ना, मंदाग्नि में धातु का वृद्धि होता है। या आप अब तक सुने हो कि नहीं मेरे को पता नहीं, लेकिन मंदाग्नि में धातु का वृद्धि होता है, ये इसको भागवत ने बोले हैं, इसको भागवत ने बोले, मंदाग्नि में धातु का वृद्धि होता है, तभी दूषित मांस रोज में सारे धातुओं का मांस धातु वृद्धि होता है, अधिमांस, मांसार्बुद, गल सालुक, गलगंड, सुंडिका, उपजीविका, ये सारे गंडमाला, ये सारा वृद्धि का ही होता है, ठीक है, तो इसलिए ये होता है। फिर मेदोज रोग में क्या होगा ना, मेदोज जितने सारे रोग अष्टनिर्णित अध्याय में बोला गया है, और प्रमेय पूर्व रूपा, प्रमेय का पूर्व रूप, प्रमेय पूर्व रूप मेदव सुतोष विकार में होता है। जब आम और प्रकोपित दोष मेदव सुतोष में प्रवेश करेंगे तो प्रमेय का पूर्व रूप आ जाता है, और अष्टनिंदित पुरुष में मतलब अष्टनिंदित अध्याय में जितने सारे डिजीज बोला गया वो सारे मेदजनित विकार होता है। अच्छा, मेरे को एक चीज बोलो, दूषित मेदजनित रोग में प्रमेयाणाम पूर्व रूप क्यों बोला गया है, प्रमेय या मधुमेह क्यों नहीं बोला गया, क्योंकि मेद धातु जब मेदव सुतोष में जब आम रह जाता है, मेदव सुतोष में जब प्रकोपित दोष रह जाते हैं, तो इसमें एक्चुअली क्या होता है ना, मैं आपको एक फंडा बता देता हूं, इसका लॉजिक बढ़िया इंटरेस्टिंग लॉजिक होता है। जैसे आप लोग आहार सेवन कर लिए, जैसे आप लोग आहार का सेवन कर लिए, ठीक है, तो ये हो गया अपना, ये होगा अपना आमाशय, ठीक है, ये हो गया अपना आमाशय, और ये आमाशय में आहार सेवन करने के बाद प्रोटीन का अमीनो एसिड्स होता है, ग्लूकोज मतलब फैट, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज होता है, और फैट का फैटी एसिड निकलता है। लेकिन जब ग्लूकोज निकलता है, छोटा डायग्राम बनाता हूं, मेरा डायग्राम हर बार बड़ा बन जाता है, ठीक है, अगर ये एक आमाशय आपका है, ठीक है, तो जो कुछ डाइट हम लोग आमाशय में लेते हैं, तो इधर अग्नाशय है कि नहीं, तो जो कुछ डाइट है आमाशय में लेते हैं, तो डाइट जो कार्बोहाइड्रेट लेने के बाद क्या होता है ना, ये ग्लूकोज बन जाता है, ये क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। तो इधर कार्बोहाइड्रेट से क्या बन जाता है ना, ग्लूकोज बन जाता है। तो ये ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, इंसुलिन, जो कि बीटा सेल से, पैनक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन सीक्रेट होता है, ठीक है, पैनक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन सीक्रेट होता है। तो ये इंसुलिन क्या करेगा, इसके पास आएगा, तो ग्लूकोज और इंसुलिन का जब कपलिंग होता है तब क्या होगा ना, इंसुलिन ग्लूकोज को लेके कंपाउंड फॉर्मेशन करके वो पूरे बॉडी में दे देता है, जब नीड होता है तो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन हो जाता है, इंसुलिन वापस आ जाता है। समझ में आ गया, ये अपना नॉर्मल फंडा होता है। लेकिन जब मेदा सुतोष दृष्टि होता है तो इसमें क्या होता है, ये जो मेदा धातु जो होता है, जो विकृत मेदा धातु जो होता है, जो आमा होता है, प्रकोपित दोष जो होता है, ये मेदा सुतोष में जाकर बैठ जाते हैं, और वो क्या होता है पर्टिकुलरली, ये होता है फ्री फैटी एसिड। ये क्या होता है ना, फ्री फैटी एसिड, ये क्या होता है ना, फ्री फैटी एसिड। मैं क्या बोला आपको कि जो मेदव सुतोषित विकार में बोला गया प्रमेय पूर्व रूप क्यों आते हैं, क्योंकि मेदव सुतोषित विकार में क्या होता है, आम जब जाके मेदव सुतोष में अवरुद्ध कर देता है, आम जाके जब मेदव सुतोष में रुक जाता है, और उसके साथ आम के साथ पीता कफ सारे मेदव सुतोष में जाके रह जाते हैं, तो वहां क्या करते हैं ना, मेदव सुतोष में डिजीज उत्पन्न कर देते हैं, और वो डिजीज प्रमेय पूर्व रूप हो जाता है। तो एग्जैक्टली मेदव सुतोष में एक्चुअली होता क्या होता है ना, मेदव सुतोष में क्या होता है, ये फ्री फैटी एसिड जो होता है ये मेदव सुतोष में डिपोजिट हो जाता है। मान लो ये अपना मेदव सुतोष, और ये मेदव सुतोष में आके
फ्री फैटी एसिड डिपोजिट हो जाता है। जब फ्री फैटी एसिड डिपोजिट हो जाता है तो इंसुलिन और ग्लूकोज को जो कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, जो कपलिंग होता है, वो होने नहीं दे देता है। ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच में फ्री फैटी एसिड बढ़ जाता है। जब होने नहीं देता है, लेकिन ब्लड के सर्कुलेशन में ऑलरेडी ग्लूकोज है, तो बॉडी क्या करता है, भाई ये ग्लूकोज का यूटिलाइज क्यों नहीं हो पा रहा है, तो बॉडी क्या कर रहा है, बार बार एक रिबाउंड, बॉडी क्या करता है ना, बार बार एक रिबाउंड इंफॉर्मेशन देता है अपना पैनक्रियाज को। बॉडी क्या करता है, रिबाउंड इंफॉर्मेशन देता है पैनक्रियाज को, भाई अब इंसुलिन क्यों नहीं सीक्रेट कर रहे हो, यहाँ बॉडी में ग्लूकोज, ब्लड सर्कुलेशन में ग्लूकोज बहुत बढ़ गया है भाई। तो इधर ये जो इंफॉर्मेशन आएगा, ये अपना सर्कुलेशन के जरिए इंफॉर्मेशन आएगा, ये सर्कुलेशन के जरिए इंफॉर्मेशन आएगा, ये अपना होता है ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स के जरिए ये एक इंफॉर्मेशन आता है पैनक्रियाज को कि भाई तुरंत आप बीटा सेल से और इंसुलिन सीक्रेट करो। तो इधर काफी अमाउंट का इंसुलिन ऑलरेडी था, काफी अमाउंट का ग्लूकोज ऑलरेडी था, लेकिन बॉडी फिर भी मांग रहा है, क्योंकि फ्री फैटी एसिड बैठ गया है तो इनका मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो बॉडी और नीड कर रहा है इंसुलिन, लेकिन इंसुलिन है। तो इसके चक्कर में क्या होता है, इंसुलिन का अमाउंट बॉडी में बहुत बढ़ जाता है। इंसुलिन का अमाउंट बॉडी में, इंसुलिन का अमाउंट क्या होता है ना, बॉडी में बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, इंसुलिन का अमाउंट बॉडी में बहुत बढ़ जाता है, बहुत इंसुलिन हो जाते हैं, मिलियंस ऑफ इंसुलिन बॉडी में हो जाता है। ठीक है, और ग्लूकोज तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है शरीर में, ग्लूकोज तो ऑलरेडी शरीर में बढ़ा हुआ है, ग्लूकोज तो ऑलरेडी शरीर में बढ़ा हुआ है, और इंसुलिन बार बार बढ़ जा रहा है, जबकि इंसुलिन ऑलरेडी है, लेकिन बॉडी को पता नहीं है। फ्री फैटी एसिड की वजह से रिबाउंड इंफॉर्मेशन आ रहा है इंसुलिन और सिक्रेशन करने के लिए, और सिक्रेशन करने के लिए। तो इसका एक नतीजा क्या होता है, इसका एक नतीजा निकल के आता है क्या ना, पूरे बॉडी में क्या होता है ना, पूरे बॉडी में क्या होता है ना, हाइपर इंसुलिनेमिया होता है। पूरे बॉडी में क्या होता है, हाइपर इंसुलिनेमिया होता है, हाइपर इंसुलिनेमिया हो जाता है, इंसुलिनेमिया हो जाता है। ठीक है, और इसमें ग्लूकोज भी ऑलरेडी था जिसका यूज नहीं हो पा रहा था, तो साथ ही साथ क्या हो रहा है, हाइपरग्लाइसेमिया भी हो रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा है ना, हाइपरग्लाइसेमिया भी हो रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, हाइपरग्लाइसेमिया भी हो रहा है। तो यानी एक टाइप का इधर रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है। इंसुलिन है फिर भी उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, इंसुलिन है फिर भी उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो एक टाइप का इंसुलिन का रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है। तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज इंसुलिन रेजिस्टेंस, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज व्हाट, इंसुलिन रेजिस्टेंस। और वही इंसुलिन रेजिस्टेंस कंडीशन जब डेवलप करता है, तब क्या करता है ना, इंसुलिन ग्लूकोज को ले पाता है ना, ग्लूकोज इंसुलिन के साथ जा पा रहा है ना, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन हो पा रहा है, तो इंसुलिन का रेजिस्टेंस होता है। जब इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है, तब हमारे शास्त्र क्या बोलता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के टाइम में शास्त्र क्या बोलता है ना, हमको क्या होता है, करोपादो दाह, करोपादो दाह हो जाता है। और क्या होता है, करोपादो सुप्तता हो जाता है, करोपादो सुप्तता हो जाता है। और क्या हो जाता है, करोपादो दाह, करोपादो सुप्तता हो जाता है। फिर क्या हो जाता है, आलस्य हो जाता है। और क्या हो जाता है, जटिल भवनम केशानम दंताग्रे मलाढ्योतम, ये सारे हो जाते हैं। और ये सारे क्या होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, पूर्व रूप ऑफ मधुमेह, पूर्व रूप ऑफ मधुमेह, ये सारे मधुमेह के पूर्व रूप ही होते हैं। इसीलिए मेदोवसूत्रोष्ठगत विकार में चरक ने बोले हैं प्रमेहाणां पूर्व रूप, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम डेवलप करता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, इतने में क्लास एंड करता हूं। और इसका पूरा वीडियो ऑलरेडी अपने डॉक्टर संजीव सायर एकेडमी में यूट्यूब में डाला गया है, उसको रेस्ट ऑफ पार्ट उसी यूट्यूब में देख लेना। थैंक यू सो मच, होप यू हैव एंजॉयड ए लॉट। ओके, थैंक यू।